सबसे पहले बात करेंगे भगौड़े मेहुल चौकसी के भारत लाने को लेकर जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी को अब कहा जा रहा है कि ट्रैक किया गया या ट्रैप किया गया, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। मेहुल चौकसी की पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं कि मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड जो है वो दरअसल भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट थी, जिसने मेहुल को हनी ट्रैप में फंसाया और उसके बाद ट्रैप करवाया मेहुल चौकसी को डोमिनिका में। हालांकि इसको लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। तो किस तरह से मेहुल जो है वो एजेंसियों के रेडार पर आया, कैसे उसे ट्रैप या फिर ट्रैक किया गया, आइए समझते हैं। और अभी तक कितनी राह अभी मुश्किल है उसके भारत आने की, ये भी जानते हैं। क्या हसीन जाल में फंस गया भगोड़ा? क्या गर्लफ्रेंड बनी मेहुल के लिए फंदा? क्या गर्लफ्रेंड जासूस थी? पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका जेल में बंद है। उसे भारत लाने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। भारतीय एजेंसियां डोमिनिक में सबूत के साथ मौजूद हैं। मेहुल को किसी भी तरह से हिंदुस्तान लाने की कोशिशें हो रही हैं, जिससे हिंदुस्तान के इस जालसाज से पाई पाई का हिसाब हो सके। मेहुल को हिंदुस्तान लाने के लिए रस्साकशी हो रही है। वहीं दूसरी ओर मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति ने बड़ा दावा किया है। चौकसी की पत्नी प्रीति की माने तो उसका पति मिस्ट्री गर्ल के चक्कर में फंस गया। पत्नी ने दावा किया कि मिस्ट्री गर्ल ने चौकसी को भारत लाने के लिए एक जाल बिछाया, अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, प्रीति चौकसी ने यह भी आरोप लगाया कि ये कथित गर्लफ्रेंड दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी ने प्लांट की थी और भारतीय एजेंसियों के इशारे पर ही उसे मेहुल चौकसी को बहला फुसलाकर एंटीगा से निकालकर डोमिनिका पहुंचाया। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस मिस्ट्री गर्ल को चौकसी की पत्नी ने भारतीय एजेंसियों का एजेंट करार दिया है। नाम बारबरा जराबिक, काम हाउस रेनोवेशन, इन्वेस्टमेंट सलाहकार। मेहुल की पत्नी के दावों के मुताबिक जब डोमिनिका की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार उसे किया तो उसके साथ मिस्ट्री गर्ल भी थी। रविवार 23 मई को मेहुल चौकसी बारबरा के साथ डिनर करने के लिए कार में घर से निकले थे। वो समय समय पर हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में रुकती थी। वो हमसे पिछले साल मिली थी। बारबरा ने मेहुल चौकसी से उसे उसके घर से पिक करने को कहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद 8 से 10 लोग अंदर आए और उसे उठा कर ले गए। मेहुल ने मुझे बताया कि नाव पर भारतीय मूल के 2 व्यक्ति थे। प्रीति चौकसी के इस बयान के साथ जासूसी के जाल में चौकसी के दावों में एक और एंगल जुड़ चुका है। यानी मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड के साथ ही उसने यॉट पर भारतीय मूल के 2 लोगों को भी संदिग्ध करार दे दिया है। तो क्या वाकई मेहुल को पकड़ने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कोई जाल बिछाया था? क्या वाकई आरोपों के मुताबिक मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड भारतीय एजेंसियों की एजेंट थी? क्या याट पर मौजूद वो 2 अनजान लोग भी भारतीय खुफिया एजेंसी से जुड़े थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन उन लोगों तक पहुंचा जिन्होंने एजेंसियों के साथ लंबा वक्त बिताया है। इन जानकारों के मुताबिक हनी ट्रैप जैसा आरोप निराधार है। मुमकिन है कि मेहुल चौकसी को उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ट्रैक किया गया। ये मेहुल चौकसी का जो मामला है, इसमें हनी ट्रैपिंग मुझे कम लग रही है, क्योंकि इस लेडी का फोटो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये उसकी फ्रेंड है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसको विन और किया हो चौकसी को पकड़ने के लिए। तो ये हनी ट्रैपिंग नहीं कहेंगे इसे, इसको तो ट्रैपिंग कह सकते हैं कि उस लेडी को इन्होंने विनोर किया और मेहुल चौकसी तक पहुंच गए। चाहे ट्रैक किया गया हो या फिर ट्रैप किया गया हो, जो भी किया गया हो, लेकिन इस एक्शन ने ये जरूर बता दिया कि देश का कोई गुनहगार देश को नुकसान पहुंचाकर चैन की नींद नहीं सो सकता। टीम न्यूज नेशन।
तो मेहुल चौकसी अभी फिलहाल डोमिनिका में कानून के शिकंजे में है। उसे भारत लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है ताकि उससे पाई जो है वसूल की जा सके, उसे अपने गुनाहों की सजा हिंदुस्तान में जेल की सलाखों के पीछे डालकर दी जा सके। लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार ने हाल फिलहाल के दिनों में कई ऐसे बड़े अपराधियों को विदेशों से भारत लाकर सलाखों के पीछे डाला है जो भारत की हिट लिस्ट में थे, जिसमें छोटा राजन समेत मिशेल क्रिश्चियन भी शामिल है। छोटा राजन, अब्दुल करीम टुंडा, अनूप चेतिया, जगतार सिंह तारा और अबू सलीम सहित 20 से ज्यादा मोस्ट वांटेड अपराधियों का पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश की धरती से लाकर हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे पटक दिया है। छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड डॉन। छोटा राजन को 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली शहर से गिरफ्तार किया गया। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को महज एक फोन कॉल ने सलाखों के पीछे भिजवा दिया था। हमेशा वीओआईपी के जरिए कॉल करने वाला राजन 24 अक्टूबर 2015 को व्हाट्सएप के जरिए अपने एक शुभचिंतक को फोन करने लगा। इस कॉल को सुरक्षा एजेंसियों ने टैप कर लिया। फोन पर छोटा राजन ने कहा था कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित नहीं और बहुत जल्द यहां से निकल जाएगा। बस इतनी खबर से एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई और जब राजन ऑस्ट्रेलिया से बाली एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे वहां धर दबोचा। छोटा राजन को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदुस्तान लाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। छोटा राजन को 6 नवंबर 2015 की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से बाली से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया और अब वो तिहाड़ में है। लश्कर आतंकी करीम टुंडा। अब्दुल करीम टुंडा भारत के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक है। देश भर में 40 से ज्यादा बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। टुंडा उन 20 आतंकवादियों में से एक है जिसे भारत ने 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान से उसे सौंपने के लिए कहा था। लश्कर-ए-तैयबा के बम एक्सपर्ट टुंडा को 16 अगस्त 2013 को भारत नेपाल सीमा पर बनबासा से गिरफ्तार किया गया था। देश भर में कई बम धमाकों के पीछे उसका हाथ होने का संदेह है। करीम टुंडा को कोर्ट ने कई मामलों में सबूतों के अभाव में बरी कर रखा है, लेकिन टुंडा अभी भी जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों के दिन गिन रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी क्रिश्चियन। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल कभी अदालत के कटघरे तक नहीं पहुंचता अगर भारतीय खुफिया एजेंसियां उसे लगातार ट्रैक नहीं करती। क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। हालांकि मिशेल के वकील ने आरोप लगाया था कि मिशेल को भारतीय एजेंसियों ने उठाया था और एक सीक्रेट डील के तहत उसे दुबई से सरकार ने भारत भेज दिया। इन आरोपों को लेकर एजेंसियों से कोई जवाब नहीं आया, न ही क्रिश्चियन मिशेल के वकील किडनैपिंग को लेकर कोई ठोस सबूत पेश कर पाए। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने ये बता दिया कि देश के पैसे पर हाथ साफ कर पहले की तरह कोई गुनहगार अब बच नहीं सकता। लश्कर के आतंकियों पर शिकंजा कसा। साल 2020 में लश्कर के लिए भारतीय नौजवानों को भर्ती करने वाले डॉक्टर सबील अहमद को भी भारतीय एजेंसियां दुबई से हिंदुस्तान ले आई थी। डॉक्टर सबील को आतंक की दुनिया में मोटू डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। 2012 में बेंगलुरु में उसके खिलाफ टेरर रिक्रूटमेंट का केस दर्ज हुआ था। सबील को दुबई में ट्रैक किया गया, फिर दुबई से कानूनी तरीके से डॉक्टर सबील का प्रत्यर्पण किया गया। जिस तरह से इन शातिर अपराधों को जेल की सलाखों तक का रास्ता दिखाया है, देश को उम्मीद यही है कि जल्द ही मेहुल चौकसी भी हिंदुस्तान की जेलों में अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वो है वैक्सीन पर हो रही डर्टी पॉलिटिक्स और उसको लेकर गड़बड़ झाले की। जी हां, राजस्थान में वैक्सीन के वायल्स जो हैं वो जमीन में गड़े मिलते हैं। कई वैक्सीन यूज ही नहीं हुई, किसी में से सिर्फ एक डोज इस्तेमाल हुई है। उसको लेकर राजस्थान सरकार सवालों के घेरे में आती है, कई आरोप उस पर लगते हैं। इस बीच पंजाब सरकार जो है अपना फैसला तो न्यूज़ नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद वापस ले लेती है वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को बेचने का, लेकिन ये फैसला किस तरह से उसकी शीशा लेदर कराता है। आइए आपको दिखाते हैं वैक्सीन को लेकर किस तरह की राजनीति और क्या गड़बड़ झाला चल रहा है देश भर में। ये वैक्सीन जो जीवन रक्षक है, जो किसी की जिंदगी बचा सकती थी, वो यहाँ है। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी। पंजाब में वैक्सीन से मुनाफाखोरी का इल्जाम। दोनों राज्यों में उसी कांग्रेस की सरकार जो वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी ने बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज देने जैसे इल्जाम केंद्र सरकार पर चस्पा कर दिए थे। लेकिन अपने शासित राज्यों में क्या हो रहा है, शायद उस पर न राहुल गांधी और न कांग्रेस हाईकमान ने गौर किया। सबसे पहले देखिए कांग्रेस शासित राजस्थान में वैक्सीन की किस तरह बर्बादी की गई। राजस्थान में कोरोना से फाइट में सबसे अहम रोल अदा करने वाली वैक्सीन कूड़ेदान में पड़ी मिली।
राज्य में वैक्सीन की सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल का शक भी जताया जा रहा है। इसका जरूर मिलान करिए चिकित्सा मंत्री जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक लापरवाही नजर आ रही है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि एक सुई को 2 बार उपयोग किया गया है और चंद ब्लड की बूंदें इसमें हैं, इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। ये बहुत ही बड़ी गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। अगर ये ब्लड है तो, नहीं तो वैक्सीन की वॉयल में ब्लड कहां से आ गया? इससे पहले शुक्रवार को सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते राजस्थान में जिंदगी बचाने वाले टीके की 532 डोज बेकार हो गई और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया। इनमें से करीब 130 वायल पूरे भरे हुए थे, जबकि 100 वायल तकरीबन आधे भरे हुए थे। अब तक गहलोत सरकार बार बार केंद्र को वैक्सीन की सप्लाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन अब खुद कांग्रेस की यह सरकार कटघरे में खड़ी है। सरकार का एक शौक हो गया है, सवेरे उठते ही केंद्र को वैक्सीन के बारे में एक चार्जशीट पकड़ाना। लेकिन जब से इनकी वैक्सीन का वेस्टेज जो है वो पकड़ में आया है, जब से उसकी काउंटिंग हुई है, वो भरी हुई पूरी के पूरी पैकेट मिले हैं, वो सब मिलने के कारण से राजस्थान सरकार बदनामी के रास्ते पे फंस गई। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है तो वहीं पंजाब में वैक्सीन घोटाले की खबर से सनसनी फैल गई है। अकाली नेता सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पंजाब सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए आरोप लगाए हैं। कैप्टन सरकार 400 में वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को 1060 में बेच रही है। वो 400 रुपए को मिले और ये 1000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है? ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼, ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ। कभी वैक्सीन की किल्लत का रोना, कभी वैक्सीन विदेश भेजने के नाम पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेना, लेकिन खुद अपने गिरेबां में झांकना नहीं। यही गलती कांग्रेस ने की और आज राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों की कांग्रेस सरकार विपक्ष समेत जनता के तीखे सवालों का सामना कर रही है। टीम न्यूज नेशन। खबर कट टू कट की अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है पीओके से। जी हां, पाकिस्तान में बाजवा और इमरान को लोग गाली दे देकर थक चुके हैं और अब गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी वहां पर किस तरह से आवाम जो है सरकार की बेरुखी से, वहां पर बेरोजगारी से, महंगाई, किल्लत जो है तमाम और सेना के जो अत्याचार हैं उनसे आजिज आकर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने पर क्या कुछ हुआ, किस तरह से AK-47 चला दी गई अपने ही आवाम पर पीओके में, देखिए जरा। हमारे ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की और हवाई फायरिंग की और खूब विरासत फैलाने की कोशिश की है। ये डंडे से मारा सर मुझे, वो सामने जो पुलिस है नहीं इसने मारा सर, इसका तो दिखाओ। ये रुकावटें जो हैं वो हटा दी गई हैं। पीओके में सबसे बड़ा घमासान, पुलिस की तरफ से सड़क पर सरकार वर्सेस आवाम, इंसाफ की मांग पर मचा कोहराम। ये तस्वीरें पीओके की राजधानी और सबसे बड़े शहर मुजफ्फराबाद की, जहां पाकिस्तान की पिट्ठू सरकार के खिलाफ जनता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पीओके में सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई। कंगाली का जो दौर इस्लामाबाद ने इमरान ने शुरू किया था, उसकी चपेट में अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी आया। और जब 2 जून की रोटी भी मुश्किल हो गई तो पीओके के लोग सीधे प्रधानमंत्री निवास के बाहर मोर्चा खोलते नजर आए। इस भीड़ में कोई टीचर है तो कोई सफाई कर्मचारी, कोई बिजली विभाग में काम करता है तो कोई वाटर डिपार्टमेंट है, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही आवाज है, हमारी तनख्वाह दो, हमें इंसाफ दो। कि हमारी राइट है, हमारी आवाज, हमारी राइट है, हमने कहीं से गलत अपनी आवाज उठाई नहीं है। ये कैसे हम गैस डाल के हमारे सदर साहब
तरफ हमारे मुलाजिमीन होंगे। खुद एसी में बैठ के हुकूमत की चमचागिरियां करते हैं। हम अपनी आवाज के लिए जब अपनी आवाज ऊंचा करते हैं, इनको तालाबंदी तो करनी चाहिए। इमरान के पिट्ठू माने जाने वाले पाकिस्तान के कथित वजीर आजम की बेशर्मी देखिए। भूख से तड़पती जनता सड़कों पर निकली तो पीएम बात करने बाहर भी नहीं आए, उल्टा पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस फायर कर दी। आंसू गैस पुलिस की तरफ से जी, आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं वजीर आला हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों पर। सूरत हाल आपको दिखा दें कि आंसू गैस के मुसलसल गोले फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आंसू गैस फेंकने के बाद यहाँ पर पानी जो है वो छिड़का जा रहा है। लोग मुंह पे रुमाल रख के मुसलसल आंसू गैस फेंकने की वजह से यहाँ रुकना ठहरना जो है वो मुमकिन नहीं है, मुश्किल हो गया है। ये एक आंसू गैस का गोला आप देख सकते हैं। पुलिस को लगा कि आंसू गैस से जनता डर जाएगी, लेकिन ये क्रांति थी, आवाम की क्रांति। लोग आगे बढ़ते गए और फिर बेरहम पुलिस ने दनादन फायरिंग शुरू कर दी। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरह से आवाम का गुस्सा उबल पड़ा है और प्रधानमंत्री को भी घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं, भले ही उनके सामने AK-47 ही क्यों न दाग दी जाए।